आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपुः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रीय ज्योतिष के इस चैनल पर, जिसका कि नाम है ज्योतिष रहस्य। यहाँ हम प्रमाणों के साथ ज्योतिष के विविध रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष एक बहुत ही पुराना शास्त्र है, लेकिन आदमी का आलस्य जो है उससे भी पुराना है। जी हाँ, कई सारे लोग जो है बहुत ही ज़्यादा आलसी होते हैं। ज्योतिष के कई सारे आलोचक ऐसे होते हैं जो ना ज्योतिष में अपने जीवन का 2-4 साल खर्च करते हैं, न उनके पास ज्योतिष की कोई डिग्री है, न उन्होंने ज्योतिष पर कोई विशेष शोध किया है, ना अपना कोई विशेष समय उस पर लगाया है। बस वो बैठे बैठे ज्योतिष पर आराम चेयर पर बैठे बैठे वो बस ज्योतिष के विरोध में बस वीडियो बनाते रहते हैं, जो कि बहुत ही हास्यास्पद लगता है। एक आलसी व्यक्ति जो होता है अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। वह उस विषय पर न कोई शोध करना चाहता है, ना कोई भी किसी प्रकार का कोई विशेष प्रयत्न करना चाहता है। बस बैठे बैठे हर वो चीज़ जो उसे समझ में नहीं आती उसे गलत कह के, एंटी साइंटिफिक कह के खिसक जाना चाहता है। आज हम एक ऐसा शोध पत्र लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं जो यह सिद्ध करेगा कि ब्रह्मांड जो है आलोचकों की परवाह नहीं करता है। ग्रह आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, चाहे आप उसे माने या न माने। आज जो यह हम शोध पत्र लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं, ये कोई बहुत पुराना शोध पत्र नहीं है। यह 2023 का शोध पत्र है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इस शोध पत्र में जो है कुछ विशेष ग्रहों के आदमी के, विशेष करके कंप्यूटर इंजीनियरिंग प्रोफेशनल के कैरियर पर कैसा प्रभाव पड़ता है, इस पर विचार किया गया है। तो वो विशेष ग्रह हैं बुध, शुक्र, गुरु और शनि। तो इन ग्रहों का जो है मनुष्य के कैरियर पर क्या प्रभाव पड़ता है, विशेष करके कंप्यूटर इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह इस शोध पत्र में विचार किया गया है। तो इस शोध पत्र को हम लोग पढ़ें उससे पहले हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि यह शोध पत्र किसने लिखा है। यह शोध पत्र लिखा है एन सत्यनारायण ने, और इनकी डिग्री अगर आप देखेंगे तो आप बहुत हैरान हो जाएंगे कि ये जो आदमी पीएचडी करने आया है, यह व्यक्ति सिर्फ एस्ट्रोलॉजी का अंधविश्वासी व्यक्ति नहीं है। इनकी डिग्री अगर आप देखेंगे तो इनके पास एक मैथमेटिक्स में भी एक डिग्री है, इन्होंने गणित में भी बैचलर्स किया हुआ है। इसके बाद उन्होंने एस्ट्रोलॉजी में मास्टर्स वगैरह किया है और पीएचडी के लिए तो ये शोध पत्र वो उपस्थित कर ही रहे हैं। तो इस शोध पत्र में क्या लिखा गया है वो बताने से पहले एक मैं बहुत ही हैरानी की बात आपको बता दूं कि यह शोध पत्र जो लेकर के मैं आपके सामने आ रहा हूं, यह भी कोई ब्रह्मांडीय योजना है। क्योंकि यह शोध पत्र, मुझ में इतनी क्षमता नहीं थी कि मैं आप तक एक साधारण व्यक्ति आप तक पहुंचा सकता है। क्यों? क्योंकि यह शोध पत्र जो है तमिल भाषा में लिखा हुआ है और मुझे तमिल आती नहीं है। तो फिर मैंने ये जो संस्थान है वेल्स विस्टाज करके जो संस्थान है, वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड स्टडीज, यह जो संस्थान है यह चेन्नई में है। और इस शोधार्थी ने जो यह शोध पत्र लिखा हुआ है यह भी तमिल भाषा में लिखा हुआ है। तो मैं तो कई दिनों तक बहुत सोच में रहा कि ये शोध पत्र कैसे समझूं और आप लोगों तक कैसे पहुंचाऊं। क्योंकि आप जानते हैं कि शोध गंगा नाम का एक वेबसाइट है, जहाँ पे आज भारत सरकार के उपक्रम की वजह से भारत के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सब अपने पीएचडी के थेसिस उस पर अपलोड करते रहते हैं। तो कम से कम 5 लाख से भी अधिक थेसिस जो है उस पर अपलोड किए जा चुके हैं और भी रोज़ प्रतिदिन उस पर अपलोड होते रहते हैं। एस्ट्रोलॉजी के भी बहुत सारे पीएचडी थेसिस उस पर अपलोड किए गए हैं। तो ये शोध पत्र तो मुझे मिल गया, लेकिन अब इसका अर्थ कैसे जाना जाए? तो इसके पीछे भी एक बहुत विचित्र सी घटना छिपी हुई है, जो कि ब्रह्मांडीय योजना ही कह सकते हैं। देखिए, मेरी चंद्रमा की दशा चल रही है, तो एक बार मैं चंद्रमा की ओर देख करके विचार कर रहा था कि वैदिक ग्रंथों में, उपनिषद, वेदांत आदि में ये चंद्रमा से संबंधित कौन से सूत्र आए हुए हैं। तो चंद्रमा में एक मनुष्य की जैसी परछाई सी आती है, आप जानते ही हैं, देखने में लगता है कि वहाँ पे कोई चेहरा है। तो उससे मुझे एक नकली मनुष्य, नकली चेहरा का दिमाग में ख्याल आया और एक रोबोट का ख्याल आया। तो मेरे दिमाग में अचानक से ये योजना आई कि क्यों ना एआई की मदद ली जाए और इस शोध पत्र को समझा जाए कि इसमें क्या लिखा गया है इस शोध पत्र में। तो आजकल एआई के टूल्स आते हैं जो एक डॉक्यूमेंट को एनालाइज कर सकता है और बता सकता है कि इसमें क्या बातें आई हुई हैं, और उसको जो है आपकी भाषा में रूपांतरित भी कर सकता है। तो मैंने एआई की मदद ली, और जब उसने इस शोध पत्र को ट्रांसलेट किया और मुझे इसके बारे में समझाया, तो मैं बहुत ही हक्का बक्का रह गया, मैं बहुत ही हैरान रह गया। तो वही इस आज के जो वीडियो में जो बातें मैं कहने वाला हूँ, उस एआई वाले टूल ने मुझे बताया कि शोध पत्र में क्या लिखा गया है, और कैसे उसी ने मुझे इस ग्रंथ का एनालिसिस बताया। तो इस शोध पत्र में क्या उन्होंने, एन सत्यनारायण जो इसके शोधार्थी हैं, उन्होंने क्या कैसे शोध किया? उन्होंने क्या किया कि प्राचीन जितने भी ग्रंथ उन्हें मिले, उसमें उन्होंने देखा कि ये कोई व्यक्ति गणित के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में माहिर होता है, उसके बारे में जो है प्राचीन ग्रंथों में क्या लिखा गया है। और अर्वाचीन आधुनिक ज़माने में भी कई सारे ग्रंथ आते हैं,
तो उन सब ग्रंथों का भी उन्होंने विचार किया कि उसमें कैसे कैसे सूत्र आए हुए हैं आजीविका विचार से संबंधित। तो उन्होंने पाया, और मैंने भी एक बार आपको गणित विज्ञान योग के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि न्यूटन के कुंडली में गणित विज्ञान योग बनता है और कैसे उनके जीवन पे इसका बहुत प्रभाव रहा। उनका जो कैलकुलस का वार हुआ लाइबनिज के साथ, उसके बारे में भी हमने विस्तृत रूप से आपको कई सारी बातें बताई थी, वो वीडियो आप अवश्य देखें। खैर, तो हमारे शास्त्रों में और अन्य ग्रंथों में गणित विज्ञान योग आदि ऐसे कई सारे योग दिए गए हैं, जिससे पता चलता है कि यह व्यक्ति गणित में कुशल होगा, तार्किक श्रेणी का होगा। और आधुनिक भी कई सारे लोगों की कुंडलियों को देख करके कई विद्वानों ने बहुत सारे ऐसे सूत्र दिए हुए हैं, जिससे पता चलता है कि ऐसा व्यक्ति जो है कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में अच्छा तरक्की कर सकता है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। तो ये जो शोधार्थी है एन सत्यनारायण, इन्होंने क्या किया कि ये सारे सूत्र तो उन्होंने शास्त्रीय सूत्र तो पढ़े ही, लेकिन ये एक गणित के भी विद्वान थे। तो इन्होंने कहा कि इसको प्रैक्टिकल रूप से भी पहले चेक किया जाए कि ऐसा तो नहीं कि वो शास्त्रों में कहा गया है। शास्त्रों में आप जानते हैं किस विषय में क्या बातें कही गई हैं कि किसी कुंडली में बुध गुरु शुक्र जो है वो जो है अच्छी स्थिति में हो, या शनि भी अच्छी स्थिति में हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है तार्किक हो सकता है, कंप्यूटर साइंस में जाने के उसके चांस बनते हैं। और वो किस क्षेत्र में जाएगा, इसका विचार जो है आजीविका आदि का विचार जो किया जाता है, प्रोफेशन आदि का विचार मूल रूप से कुंडली के 10वें भाव से किया जाता है। तो ये तो शास्त्रीय सूत्र हुए। उन्होंने सैकड़ों लोगों की कुंडलियाँ जमा की, प्रिसाइसली उन्होंने 300 कुंडलियों का अध्ययन किया। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने स्वयं उन कुंडलियों का अध्ययन किया, वो सारे जिन लोगों के भी कुंडली का उन्होंने अध्ययन किया है, उन सबके डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि, समय आदि सबके सारे डिटेल्स जो है उन्होंने शोध पत्र में भी लिखा हुआ है, ताकि जो व्यक्ति इस पर स्वयं शोध करना चाहे वह भी इन पर शोध कर सके। तो जब इन्होंने इन 300 कुंडलियों का अध्ययन किया तो बहुत हैरान रह गए। उन्होंने पाया कि जो हमारे शास्त्रों में जो कहा गया है कि 10वें भाव का संबंध जो है बुध गुरु शुक्र आदि से बने, और भी कुछ योग बने, शनि से संबंध बने, तो ऐसा जो व्यक्ति जो है कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में बहुत तरक्की कर सकता है। और उन्होंने सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को हाई लेवल पे एनालाइज कर दिया, ऐसी बात नहीं है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के फील्ड में और भी कई प्रकार के जॉब होते हैं, जैसे डाटा एनालिस्ट हुआ या डाटा साइंटिस्ट हुआ, ये भी जो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के फील्ड में ही ये लोग आ जाते हैं। तो उन प्रकार के लोगों के भी कुंडलियों का इन्होंने बहुत विस्तृत रूप से विवेचन किया। अच्छा, एक बात यह होती है कि जैसे प्रिडिक्शन किया जाता है तो कोई आदमी तुक्के से भी सही बात प्रिडिक्ट कर सकता है। जैसे कोई सिक्का उछाले तो कोई तुक्का मार दे कि यहाँ हेड आ जाएगा, और वो हेड आ गया, तो ऐसा नहीं कि वो उसने भविष्यवाणी प्रिडिक्ट कर दी, या उसे कोई ज्योतिष शास्त्र का या किसी भी शास्त्र का बहुत ज्ञान था, नहीं, उसकी बात तुक्के से सही साबित होगी, क्योंकि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, प्रोबेबिलिटी तो है ही, 50-50% चांस तो है ही। लेकिन कोई दूसरी बार सिक्का उछाले और दूसरी बार भी वो आदमी का हेड आएगा और उसके बाद सही हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी और कम हो जाती है। तीसरी बार जो है सिक्का उछाले, तीसरी बार भी वो जो है आ जाए, हेड ही आ जाए, तो उसकी बात सही सिद्ध हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी तो और ज़्यादा कम हो जाती है। इस तरह से कोई 300 बार सिक्का उछाले और 300 बार किसी आदमी का प्रेडिक्शन सही हो जाए, ये इतनी आसान बात नहीं है। तो इसीलिए जो है इन्होंने क्या किया, चूंकि ये गणित के क्षेत्र के विद्यार्थी हैं, इन्होंने बीएससी इन मैथमेटिक्स की डिग्री प्राप्त की हुई है, इसीलिए उन्होंने जो है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी किया। और उन्होंने यह जानने की कोशिश की, स्टैटिस्टिक्स में ये सब बातें पढ़ाई जाती हैं, जो भी डाटा साइंस आदि के विद्यार्थी अगर आप में से कोई होंगे तो वो जानते होंगे कि कोई बात तुक्के से सही तो नहीं हो गई है, यह जो है स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाया जाता है, इसके लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं, और उससे ये पता किया जाता है कि ये जो घटना घटी है, ये जो प्रिडिक्शन किया गया है, वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है कि नहीं। तो उन्होंने सारे शोध करके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके जो कंक्लूजन निकाला है, वह बहुत ही हैरान कर देने वाला और बहुत ही चौंका देने वाला है। ये कंक्लूजन जो है आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, क्या कंक्लूजन बताया गया है। उन्होंने जो है ये कंक्लूड किया कि ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। उनके सारे गणितीय विश्लेषण ये सिद्ध करते हैं कि ये जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, गुरु शुक्र बुध आदि की उपस्थिति और शनि आदि की उपस्थिति 10वें भाव से जो है उनका कनेक्शन बन जाए और ये सब अच्छी स्थिति में हो, तो जो है ऐसा व्यक्ति कंप्यूटर साइंस के फील्ड में अच्छी तरक्की करता है। यह बात जो है एकदम सही साबित होती है, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, कोई तुक्का नहीं मारा गया, हमारे शास्त्रों में तुक्का नहीं मारा गया है, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है यह बात। ये शोध पत्र एक पीएचडी होल्डर बोल रहा है, जिसके पास साइंस की भी डिग्री है, बीएससी इन मैथमेटिक्स की भी डिग्री है और पीएचडी की भी डिग्री है। वो एस्ट्रोलॉजी का कोई अंधविश्वासी व्यक्ति नहीं है, यह बहुत ही एजुकेटेड व्यक्ति का कहा हुआ बात है। आजकल के आंडू पांडू लोगों की तरह नहीं, जिनके पास ना एस्ट्रोलॉजी में कोई डिग्री है, न कोई शोध है, न कोई अध्ययन है, आ जाते हैं आलोचना करने के लिए। उनके हिसाब से जो है 300 कुंडलियों पे जो बातें सही बैठ रही है वह विज्ञान नहीं है। उनके हिसाब से विज्ञान क्या है, मतलब कि 300 कुंडलियों पे जो बातें सही बैठ रही है उसको इग्नोर कर देना, यही विज्ञान है। ज्योतिष विज्ञान नहीं, ज्योतिष तो झूठा है,
लेकिन जो बातें 300 कुंडलियों पर घटित हो रही है उसको सीधे ऐसे आंख बंद करके इनकार कर देना जो है यह उनके हिसाब से विज्ञान है। प्रिय दर्शकों, हमने क्या ज्योतिष एक स्यूडो साइंस है इस वीडियो में आपको स्पष्ट शब्दों में बताया था कि ये आलोचक लोगों ने विज्ञान की एक ऐसी बहुत तंग परिभाषा बना दी है जो कि हमारे शास्त्र में जिसे विज्ञान कहा जाता था उससे बहुत ही भिन्न है। और इन आलोचकों को ऐसा लगता है कि ये ब्रह्मांड जो है इनके जो विज्ञान की जो तंग परिभाषा है, लिमिटेड परिभाषा है, उसी के इर्द गिर्द जो है सारा विज्ञान घूमता है। जब 300 लोगों की कुंडली में, जब 300 कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फील्ड के प्रोफेशनल की कुंडली में एक ही योग दिखता है, एक ही पैटर्न दिखता है, तो ये जो तथाकथित आलोचक हैं उन्हें अपने विज्ञान की परिभाषा को बदलने की आवश्यकता है। अच्छा, फिर वो आलोचक लोग क्या करेंगे? बताएंगे कि शोध में तो ये कमी है, वो कमी, वो स्वयं कुछ नहीं करेंगे। आलोचक लोग एक आलसी आदमी होता है। आलस्य जो होता है वो उन पे इतना हावी हुआ रहता है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहेंगे। वो कहेंगे कि अच्छा ठीक है, जब ग्रहों का ऐसा प्रभाव पड़ता है तो कैसे पड़ जाता है बताइए। ये बहुत ही हैरान कर देने वाला और बच्चों वाला सवाल है। प्रिय दर्शकों, कोई चीज़ कैसे प्रभाव डालता है वो पता नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस बात को मानेंगे ही नहीं है। विज्ञान भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, उसका कारण कैसे प्रभाव पड़ जाता है एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। उदाहरण स्वरूप विज्ञान के क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो क्वांटम इंटेंगलमेंट नाम का एक प्रक्रिया होती है। उसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक पार्टिकल है, वो दूर के किसी पार्टिकल पर प्रभाव डाल देता है। और वो कैसे डाल देता है, आज तक विज्ञान में बहुत सारे थ्योरी दिए गए हैं लेकिन कोई नहीं जानता है कि कैसे प्रभाव डाल देता है। उसका कारण कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, वो पता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि क्वांटम इंटेंगलमेंट होता ही नहीं है जी, प्रभाव पड़ता ही नहीं है, हम नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं है। विज्ञान भी कई सारी चीज़ों के जवाब नहीं दे पाता। वैज्ञानिक भी, आप मेडिकल साइंस में जाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। एक आइडियोपैथिक डिजीज नाम की बीमारी होती है, उसका कारण वैज्ञानिकों को नहीं पता है। लेकिन चूंकि वो कारण नहीं पता है तो वो सीधे साफ शब्दों में नहीं बोलते हैं कि इसका कारण मुझे नहीं पता है। उन्होंने एक नया टर्म गढ़ लिया है, आइडियोपैथिक। मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजर को भी जो है, हम जैसे ज्योतिषियों को भी एक नया टर्म गढ़ लेना चाहिए। जिसका कारण पता नहीं हो उसके लिए एक नया टर्म अगर गढ़ लेंगे तो जैसे आइडियोपैथिक डिजीज को जो है मेडिकल साइंस को जैसे आदर दिया जाता है क्योंकि उसने एक नया टर्म गढ़ लिया, एक नया शब्द गढ़ लिया। जिसका कारण पता नहीं हो उसके लिए आइडियोपैथिक डिजीज नाम का टर्म गढ़ लिया। और अब मेडिकल साइंस का व्यक्ति यह नहीं कहता कि हम इस बीमारी का इलाज नहीं करेंगे, हम मुझे कारण नहीं पता है, कैसे हो जाता है नहीं पता है तो इसका इलाज नहीं करेंगे। वो ये नहीं कहता, वो फिर भी उसका इलाज करता है। और फिर भी हम मेडिकल साइंस को साइंस कहते हैं, तो हम उसको साइंस लगता है। साइंस आजकल उसी को कहा जाता है जो एक नया शब्द गढ़ ले। तो मैं भी आज समस्त ज्योतिषियों की तरफ से मैं भी अपना एक शब्द बनाता हूँ, एनिग्माट्रॉपिक इम्पैक्ट। यह कोई शब्द नहीं है, शब्दकोश में इस तरह का कोई शब्द नहीं है, ये मेरा अपना गढ़ा हुआ शब्द है। एनिग्मा मतलब कि एनिग्मा मतलब होता है पजल, पहेली, और ट्रॉपिक मतलब होता है टर्निंग। तो ये जो ग्रहों का हम पे जो है एनिग्माट्रॉपिक इम्पैक्ट पड़ता है, ये मेरा बनाया हुआ शब्द है। तो जैसे आइडियोपैथिक डिजीज शब्द को आप आदर देते हैं और मेडिकल साइंस को आदर देते हैं, अब मुझे आशा है कि जब मैं एनिग्माट्रॉपिक इम्पैक्ट जैसा एक नया शब्द गढ़ लूँगा तो आशा है आलोचक लोग जो हैं ज्योतिष को भी आदर देना शुरू कर दें। विज्ञान भी नहीं जानता कि डार्क मैटर के क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वैज्ञानिक उसका अध्ययन ही नहीं करते या डार्क मैटर कोई एंटी साइंटिफिक चीज़ है। ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है कि जब कोई वैज्ञानिक कोई चीज़ बोलता है कि मुझे नहीं पता तो उसे तो कहा जाता है कि मिस्ट्री है। लेकिन अगर ज्योतिष किसी चीज़ के बारे में बोले कि ग्रहों का कैसे प्रभाव पड़ जाता है तो कहा जाता है पूरा ज्योतिष शास्त्र ही फर्जी है। यही एक डबल स्टैंडर्ड जो है समाज में व्याप्त हो गया है। एक वैज्ञानिक को यह अलाउ किया जाता है कि वो कहे कि भाई इसका कारण मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ज्योतिषियों से यह उम्मीद की जाती है कि वो nth डिग्री तक सारा एक्सप्लेनेशन ला करके दे। आज का यह शोध पत्र हमें बताता है कि चाहे आलोचक कितनी ही आलोचना क्यों न करता रहे, ज्योतिष को मानना अंधविश्वास है ऐसा क्यों न कहता रहे, लेकिन यह शोध पत्र यही सिद्ध करता है कि ज्योतिष को मानना अंधविश्वास नहीं है। ज्योतिष को नहीं मानना, बिना किसी प्रकार के शोध किए, बिना किसी प्रकार के अध्ययन किए, बिना अपने जिंदगी के 2-4 साल इसमें लगाए सीधे यह ज्योतिष को खारिज कर देना, यह सच्चा अंधविश्वास है। अगर 300 लोगों की कुंडली में एक ही पैटर्न सही सिद्ध हो रहा हो तो अब समय आ गया है कि आलोचक लोग अपने विज्ञान की परिभाषा को बदले। प्रिय दर्शकों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक उन लोगों के साथ साझा करें जो कुछ छद्म बुद्धिजीवियों के कुतर्क में आ गए हैं और हमारे हजारों साल से जो चली आ रही प्रथा है, हमारे जो शास्त्र हैं, उसे उन्होंने इनकार कर दिया है। उन लोगों ने ज्योतिष शास्त्र को एक अंधविश्वास कहना शुरू कर दिया है। ज्योतिष से संबंधित बातों को इसी तरह से प्रमाण के साथ जानने के लिए बने रहें ज्योतिष रहस्य पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।